थोड्या वर्षानंतर परत शांतिनिकेतनमध्ये यायची मला संधी भेटली आणि तुम्ही आलं सगळी परत जिवंत झाली. कारण शांतिनिकेतनमध्येच येऊन हे सगळे ज्यांची आज आपण स्मृती साजरा करत आहोत त्यांना जिवंत बघण्याची आणि त्यांच्याबरोबर बोलायची संधी इथेच मला भेटली होती. आज जेव्हा त्यांच्या वंशजांचा सन्मान करण्याची संधी मला भेटली तेव्हा एका रूपाने आनंद होत होता की असे खरे लोक होती त्यांची जी एक जो पुरावा आहे जिवंत पुरावा तो आपल्यामध्ये आहे. पण विचार पण असा येत होता की जेव्हा आपण आपल्या आझादीची शताब्दी साजरा करायला जाऊ तेव्हा आपल्याकडे असा गौरवान्वित इतिहास असेल का? आज मी मराठीत बोलतो पण मराठी इतकं छान माझं नाही की पूर्ण प्रवचन मी मराठीत करू शकतो. म्हणून आपली परवानगी घेऊन मी हिंदीत बोलेन. आजकाल मराठी म्हणजे महाराष्ट्र अशी एक राजनीतिक चाल चालली जाते. म्हणून माझ्यासारख्या लोकांना आपण मराठी आहोत त्याची साबिती द्यायला मराठीत बोलून दाखवायची गरज झाली आहे. आणि मी जन्मापासून महाराष्ट्रात जन्मलोय मोठा झालोय म्हणून त्याच्यात काय मराठी बोलणं म्हणजे काय कौतुक करण्यासारखं नसतं. ते सहजच असायला पाहिजे. मी पूर्ण प्रवचन मराठीमध्ये नाही करू शकतो हे माझी कमी है और इसलिए मैं आप सबको की माफ़ी मांगकर मैं आपसे हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बात कहना चाहते हैं वो भाषा की कमजोरी के कारण उसका अनर्थ न हो. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल कब किसको क्या बुरा लग जाए ये समझ में नहीं आता. हमेशा कुछ ना कुछ होता है. बोलते ये शब्द से हमें ठेस पहुंची, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची इसलिए कहीं FIR करवा देते हैं, कहीं खटले लगा देते हैं और ये सब चलता रहता है. पर आज जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तब मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है. और जब ऐसे समारंभों में जाने का मौका मिलता है और उस जमाने के जो क्रांतिकारी थे उनका सम्मान करने का अवसर जब प्राप्त होता है तो ये चिंता हमेशा होती रहती है कि क्या हम पुराने इतिहास का ही उत्सव मनाते रहेंगे या भविष्य के लिए कोई अच्छा इतिहास छोड़ के भी जा पाएंगे. क्योंकि आज के जमाने में हमारे पास उस इतिहास का महिमा मंडन करने के सिवा और कुछ बचा हुआ दिखता नहीं है. कई बार ये ताज्जुब होता है कि 75 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है. इसी राष्ट्र की उम्र अगर हम देखें तो बहुत छोटा काल होता है. इस राष्ट्र का दुर्भाग्य ये कैसे हो गया कि 75-80 साल के अंदर हमारे पास ऐसे आदर्श पात्र सिर्फ इतिहास में क्यों रह गए हैं? क्यों आज वैसे जीवंत उदाहरण क्रांति के हमें देखने हैं? जब भी इस इलाके में महाराष्ट्र के इस इलाके में मैं आता हूं तो बहुत गर्व से लोग प्रति सरकार की बात करते हैं. क्या सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें और लोकशाही को बचाने की बात करें तो आज प्रति सरकार की जरूरत नहीं लगती हमको? जब इस राज्य में गद्दारों की सरकार है और मैं ये हल्का फुल्का राजकीय ये नहीं कर रहा, इसका प्रमाण है क्योंकि एक वो घटक है जिसने आजादी के संग्राम के दरमियान आजादी के संग्राम के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ बैठे थे.
आज की सरकार में एक जो घटक है वो है। दूसरा तो बेईमान है, क्योंकि जिनके कारण नेतृत्व मिला उन्हीं के साथ गद्दारी करके आज सत्ता भोग रहे। यानी अगर कोई एक पहचान इस सरकार की हो तो गद्दारों की सरकार। पर जो जनता गद्दारों की सरकार को सहन करके चुपचाप बैठी है, वो जनता क्या है? क्या हम लोग सब लोकशाही के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? और अगर यही हमारी फितरत है तो हमें अधिकार क्या है कि ऐसे क्रांतिवीरों का सम्मान भी हम कर सके, क्योंकि सम्मान करने के लिए भी तो लायकी होना जरूरी होती है। ये प्रश्न हमें आज अपने आप को पूछने की बहुत जरूरत है कि हम किस लायक रह गए। मैं जब भी जहां भी जाता हूं तो मुझे कहा जाता है कि आज गांधी कितने प्रस्तुत प्रासंगिक है उसके ऊपर आप बात करें। 75 साल के बाद हमने ये बात करनी और अपने आप को ये सवाल पूछना जरूरी है कि गांधी, अंबेडकर, फुले, छत्रपति शिवाजी और शाहू, उनके लिए हम कितने लायक रहे हैं? क्या हमें अधिकार है उनका नाम भी लेने की? और मैं कोई ऐसे मामूली बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। अभी आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग इस मना रहे हैं। बेशर्म आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि यही आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे 13 अगस्त को राजस्थान के एक गांव में एक 8 साल का बच्चा, इंद्र, दलित का बच्चा था, उसको प्यास लगी। स्कूल में रखा हुआ पानी का घड़ा देखकर उसमें से उसने पानी पी लिया। उसे ये पता नहीं था कि वो सवर्णों के लिए रखा गया पानी का घड़ा था। और उसके जो सवर्ण शिक्षक को पता चला कि दलित ने मेरे घड़े का पानी पी के उसको भ्रष्ट कर दिया है, तो उसको इतना मारा कि मार 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 के वो मर गया बच्चा। क्या अधिकार है हमें? से हम बैठे रहे, घर घर तिरंगा लहराते हुए। किसी को भी वो बच्चे की याद आई, अंबेडकर का नाम लेते। क्या हम लायक हैं? ये देश जलना चाहिए था इस अत्याचार के विरुद्ध। हमारे खून को हुआ क्या है? खून भी बेशर्म हो गया। शर्म आनी चाहिए हम लोग को। 8 साल का एक बच्चा, मासूम, उसको जान से मार दिया गया। ऐसा नहीं गोली मार दी, ऐसा नहीं गला दबा दिया हो, ऐसा नहीं। आप सोचिए उसको कितनी बेरहमी से कितनी देर तक मारा होगा कि उस मार के कारण वो आखिर में मर गया। जानवर को भी मारते नहीं है इतनी बेरहमी से, पर हमारा खून नहीं खौला। कौन सा अमृत महोत्सव उत्सव कर रहे हैं? कौन सी इन क्रांतिकारियों की शताब्दी हम मना रहे हैं? क्या अधिकार है? लोकशाही की बात करते हैं, संविधान, बाबा साहेब ने दिया हुआ संविधान। आजादी के ठीक दूसरे दिन गुजरात से खबर आई, 2002 में बिल्किस बानो नाम की औरत को 11 लोगों ने बलात्कार किया। उसको न सिर्फ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मार दिया। न सिर्फ उसके परिवार की हत्या की, पर बिल्किस बानो की गोद में पड़ी हुई 3 साल की बच्ची को उठा के उसका सर पत्थर में फोड़ के उसके आंखों के सामने मार दिया। उन 11 अपराधियों का गुनाह साबित हुआ, उनको सजा दी गई, क्योंकि वो 14 साल जेल में रहे, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। हाँ ठीक,
आपकी न्याय व्यवस्था ये करने देती है, ठीक है, कर दीजिए। थोड़े सालों पहले ही दिल्ली में वो लड़की का बलात्कार हुआ था, तब हम सब मोमबत्तियां लेके खड़े हो गए थे उसको न्याय दिलाने के लिए। तो हमारी मोमबत्तियां बिल्किस के लिए क्यों नहीं जली? क्योंकि वो मुसलमान थी। उसके परिवार के खून के लिए हमारा खून क्यों नहीं खोला? वो मुसलमान थे इसलिए। उसकी 3 साल की मासूम लड़की को मार डाला जिन हैवानों को ने, उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, लेकिन बिल्किस के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। और उससे भी बुरी बात, उस चीज का समर्थन करते हुए बीजेपी का ही एक आमदार खड़ा होकर कहता है कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए उनको सजा देना ठीक नहीं होता। यानी बलात्कारी ब्राह्मणों को चलता है, खूनी ब्राह्मणों को चलता है। जनोई के साथ यही संस्कार लगाते हो आप? ये तिलक लगाते हैं तो आज शर्म आती है कि क्या हम ऐसे लायक है कि ऐसा ऐसी हमारी स्तुति की जाए? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा हमें। उस जमाने में वो प्रश्न पूछते थे अपने नेताओं से, और इसीलिए उनको समझ आती थी कि नेता जो कह रहा है उसका अर्थ क्या है। आज हमने प्रश्न पूछना ही छोड़ दिया, कह दिया तो कर दिया, दिमाग चलाने की बात नहीं। 42 का उदाहरण आप ले लीजिए। 42 में अगर नेतृत्व के कारण क्रांति होने वाली होती तो वो विफल हो जाती, क्योंकि 42 की चले जाओ की घोषणा करने के फौरन बाद पूरे नेतृत्व को पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। अंग्रेज को लगा नेतृत्व के बगैर ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी, कौन लड़ेगा, और थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा सब। और तब कि जो भारतीय नागरिक थे उन्होंने इसको अपना अधिकार और अपना कर्तव्य समझा और लड़ते रहे, अपनी तरीके से लड़ते रहे। ये जो पूरा इलाका है वो इसकी मिसाल है। पर क्या आज हमें वैसे नेतृत्व के ऊपर गर्व करने का अधिकार रहा है? कहां गई वो क्रांति की जो एक भभूकती हुई मशाल यहां जल रही थी, वो कैसे लुप्त हो गई? ये सारे प्रश्न हमें पूछना बहुत जरूरी है। यही सारी मैंने इस बार, मैं हमेशा बड़े नाज से और गर्व से आजादी का उत्सव मनाता हूं। इस बार मैं इस आजादी का उत्सव मना नहीं सका, क्योंकि वो तिरंगे के जय जयकार के साथ साथ मुझे इंद्र का चेहरा दिखाई दे रहा, और मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि उस बच्चे की लाश को मैं कफन ना पहनाऊं, चुपचाप उसके खून को सह के बैठ जाऊं। समता की बात करते हैं, कौन सी समता? 75 साल के बाद, और उस चीज को, उस हादसे को 15 दिन हो गए। हर रोज टीवी पर लगाकर ये कहने वाले कि घर घर तिरंगा लगाओ, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाओ, और जब जी में आए तब आंसू बहा के अपनी सहृदयता का हमें पूरा उदाहरण देने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक अक्षर से उस बच्चे के लिए सहानुभूति नहीं निकली। प्रश्न पूछे गए हैं और नहीं पूछ रहे, तो क्यों नहीं पूछ रहे? लोकशाही है कि नहीं है कि नहीं है? किसने कहा है? आपने कह दिया इसलिए मान ले, दिखती कहां है? लोकशाही का मतलब ये होता है जब लोग जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाए। कौन से लोग दिखाई दे रहे जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए? सिर्फ बाबा साहेब ने संविधान दिया इसलिए लोकशाही बन गई?
उस संविधान में जो कर्तव्य दिए हैं वो कहां निभा रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई अच्छी बात नहीं कर सकता। अच्छी बात सुननी है तो विदूषक को बुला लो, वो हंसाएगा बहुत। आज के इस जमाने का जो सत्य है वो सुनने की हिम्मत रखा करो, और ये सत्य यही है कि हम एक नालायक लोकशाही है। अच्छा है बापू को मार डाला, क्योंकि वो जिंदा होते तो हर रोज हमारे कारण मरते रहते थे, तिल तिल के मरते थे। और अच्छा है उनको मार डाला, क्योंकि जिन्होंने मारा उनका जीना हराम कर दिया है उसकी आत्मा ने। और आज भी डरते हैं इसलिए उसके खिलाफ असत्य का प्रचार करने का कि मुहिम जोर शोर से चला रहे हैं। पर क्या हम जो लोग सत्य जानते हैं, जो समझते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या उसी तरह से उनका सामना कर रहे हैं? कौन सी लोकशाही? कर्तव्य विहीन लोकशाही होती है। ये चीजों का सवाल हमने पूछा, ना सिर्फ बापू के, ना सिर्फ अम्बेडकर के, ना सिर्फ फुले शाह के लिए, आज के जमाने के लिए भी। जब यहां हम एक जी लाड साहब के शताब्दी के लिए आए हैं, तब पूछना चाहिए कि क्या हम उनके लायक भी रहे हैं? आज सारे जो उत्तराधिकारी हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं। मेरा हमेशा सम्मान सिर्फ इसलिए होता है कि मैं गांधी का वंशज हूं। मेरी खुद की ऐसी कोई कारकिर्दी नहीं है जिसके बलबूते पर मैं खड़ा होकर ऐसी सभा को संबोधित कर सकूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे जन्म के कारण मुझे यह सम्मान दिया जाता है। आप में से कितने लोग मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता मानता है? अगर वो राष्ट्रपिता है तो सिर्फ मैं ही क्यों उनका वंशज हो जाता? क्या आप लोग सब उनके वंशज नहीं है? क्या उनका आप लोगों का सबका उतना ही कर्तव्य नहीं है जितना मेरे ऊपर आशा रखते हैं आप? तो मेरी जरूरत क्यों पड़ती है? ये प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, अपने आप को ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, इसलिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि निहायत ही बेवकूफ बन गए हैं हम। ये वक्त हो गया है, 25 साल में हम आजादी की शताब्दी मनाने जाएंगे। कौन सी आजादी की शताब्दी? कैसी आजादी की शताब्दी मनाएंगे? क्या तब भी हमें नाज होगा कि जो लोगों ने कुर्बानियां दी और हमें आजादी मिलवा के दी, उनकी कारकिर्दी पे नाज कर सकेंगे हम? क्या वो अधिकार हमें रहेगा? तीसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं जो आज बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहले जो दो मैंने आपको कहे, इंद्र के और बिल्किस के दाखिले दिए, वो बहुत घिनौने थे। ये वाला है वो मामूली है। अभी 3 दिन पहले अभी शारजाह में एशिया कप क्रिकेट चल रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैच हुई, हिंदुस्तान जीत गया। कितने लोग नाचे थे रास्तों पर? हिंदुस्तान जीता, उसकी खुशी में कितने लोग रास्ते पे जाके नाचे थे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। साइमा करके एक मुसलमान रेडियो जॉकी, उसने ट्विटर पे, जो ये सोशल मीडिया है, उसके ऊपर अपनी खुशी का इजहार किया और लिखा कि मैं बहुत खुश हूं, जय हिंदुस्तान, हम जीत गए। फौरन एक संघी घृणाकार उसने उसको उत्तर दिया, तू मुसलमान है, तुझे अधिकार नहीं है भारतीय जीत का
आनंद उठाने के लिए। तेरे पूर्वजों ने बंटवारा किया, पूर्वजों ने तो तेरे बंटवारा किया, संघियों ने अंग्रेजों की गोद में बैठ के बंटवारा स्वीकार करवाया। पर आज हम सब ये मानने लग गए कि मुसलमान दुय्यम श्रेणी का नागरिक होकर ही रह सकता है इस देश में, उसको अधिकार नहीं है। कौन कहेगा? 600 से ऊपर साल से रहने वाले लोगों को क्या हम इसलिए ठुकरा देंगे कि उनका मजहब अलग है? क्या उनके पूर्वजों ने कुर्बानियां नहीं दी है इसकी आजादी के लिए? और ना भी दी हो तो उसका इल्जाम आज के उनके वंशजों के ऊपर डालना क्या सही है? हम तब भी चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि कत्ल करने तक की जो घृणा होती है वो पैदा होती है ऐसे ही उसमें कि मुसलमान है तू नहीं मना सकता है, मुसलमान है तू अलग है, मुसलमान है तू हमारे साथ नहीं है, दलित है तू नीचा है। ये जो मनस्थिति हमारे अंदर बैठ गई है, उसी के कारण ये जो घृणा के व्यापारी है वो उनकी पीढ़ियां चल रही है, उनकी दुकान में नफा इतना हो रहा है। 25 साल के बाद ना मैं ये बात कर सकूंगा अगर यही हालात चलते रहे तो, और ना ही आपके जैसे लोग मेरे सामने होंगे जो बातें करें। आज भी जब मैं निकलता हूं बाहर, मेरी बिटिया को बहुत चिंता रहती है। तो जब भी मैं निकलता हूं तब बोलती है कि पिताजी जरा थोड़ी शांति रखिए, थोड़ी शांति रखिए, समय ठीक नहीं है। और दिन में 3 दफा, घर पे रहता हूं तो हम शायद दिन में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक दूसरे के साथ बात भी ना कर सके, लेकिन बाहर निकलता हूं तब दिन में 3 दफा मुझे उसे संदेशा भेजना होता है कि मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। वरना उसका मैसेज आता है कि क्यों, कुछ हुआ क्या आपके साथ? आज वस्तुस्थिति ये हो गई है तो कौन से गांधी का देश? और ये कब हम अपने आप को पूछना शुरू करें? क्या हम डरते हैं कि ये सवाल अगर हम अपने आप को पूछना शुरू करेंगे तो फिर उसका जो जवाब हमारी आत्मा हमको देगा वो हमें बैठे रहने नहीं देगा, शायद हमें लड़ने पर मजबूर कर दे। इसलिए हम वो सवाल ही पूछना नहीं चाहते अपने आप को। इतने बुज़दिल हो गए हैं हम लोग। वो लोगों को तो तभी बेझिझक होकर बात करते हैं। इस बार 9 अगस्त को जब अगस्त क्रांति दिन की 80वीं वर्ष हम मनाने गए तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे 42 में यूसुफ मेहदी ने दिया हुआ नारा बापू ने अपनाया और देश को दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज के भारत में उस नारे से प्रेरणा लेकर एक नया नारा देने की जरूरत है। और इसलिए हमने 9 अगस्त को मुंबई में ये मुहिम शुरू की, नफरतों भारत छोड़ो। और ये इसलिए की है कि आज के भारत में अगर हमारी आजादी और हमारे मुल्क होने का जो एक मतलब है, उसको जब अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो नफरत से है। नफरत हमारे अंदर इतनी फैला दी गई है कि हम एक होने का सिर्फ नाटक करते हैं, वरना हर वो चीज जो हमें बांट सकती है उन खेमों में हमें बांट दिया गया, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो प्रांत हो, चाहे भाषा हो। हर वो चीज जो हमें अलग कर सकती है उसमें हमको बांट दिया गया। और फिर हमें सिर्फ झंडा और नक्शे के ऊपर राष्ट्र की आकृति दिखा के राष्ट्रभक्ति जगाने को कहा जाता है। राष्ट्र वो नहीं होता, वो सिर्फ प्रतीक है उस राष्ट्र। राष्ट्र वो होता है जहां के इंसान
एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते से बंधे हुए, अटूट रिश्ते से बंधे हुए, जो जानते हो कि हम अलग अलग है, हमारी जीने की शैली अलग अलग है, हमारा विचार अलग है, हमारा आचरण अलग है, फिर भी हम एक है। ऐसा जो एक प्यार का धागा होता है, उससे वो बंधे जब रहते हैं, उस समूह को राष्ट्र कहा जाता है। खाली जमीन के टुकड़े को राष्ट्र नहीं कह सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक वहां 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ रहने न लगे। परिवार भी तो वैसे ही बनता है, वरना परिवार घर कैसे बनते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि नफरत के इस राक्षस को मारने के लिए हमने हमारे समाज में प्यार और मोहब्बत को जिंदा करना पड़ेगा। हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत को पैदा करेंगे तो नफरत को भरमार भगा सकेंगे, और ये सबसे जरूरी है। और इसीलिए आप सबको भी मैं ये कहता हूं, अपने दिलों से नफरत हटाओ, अपने दिलों से निष्क्रियता हटाओ, अपने दिलों से उदासीनता हटाओ। क्योंकि 42 में अगर हमारे पूर्वज उदास होकर बैठ गए होते कि हमारा तो नेतृत्व पकड़ लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करता ही रहेगा, तो आज भी हम गुलाम होते। आज जब जिन लोगों की स्मृति का सम्मान करने के लिए हम यहाँ आए हैं, वो सम्मान करने की लायकात हमें अपने आप में पैदा करनी है। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वरना ये सब जो कहा ना, पत्थरों की पूजा, वही पत्थरों की पूजा रह गए और तस्वीरों में रह जाएंगे वो लोग। और जो आइंस्टाइन ने बापू के लिए कहा कि आने वाले कल में ये हालात हो जाएंगे कि जो तब की पीढ़ियां होंगी ये मानने से इनकार कर देगी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हाड़ मांस का इस धरा पे चला था। सिर्फ 75 साल में हमने उसका वो शक सच्चाई में पुरवार कर दिया, और ये सब महानुभावों का भी वही हश्र हो जाएगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी भक्ति और उनकी सबसे बड़ी स्तुति उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसे क्रांतिकारी बनते रहे वो समाज की होती है। उनके ऊपर फूल चढ़ाते रहे वो भक्त होते हैं, वो कोई अनुकरणीय उनके फॉलोअर्स नहीं है। तो ये प्रश्न अपने आप को पूछो, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या शक्ति है। हाँ, हम शायद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न कभी जाया नहीं जाएगा। क्योंकि जब लड़ाई में जीत होती है तो जीत का सहरा भले सेनापति के सर पे बंधा जाए, पर उसमें हर वो सिपाही जो ईमानदारी से लड़ता रहा, हर वो सिपाही जिसने घाव सहा हो या ना सहा हो, पर डटा रहा, हटा नहीं, उनका सबका श्रेय होता है। इसलिए आज जब हमने सारों के वंशजों का सम्मान किया, तब ये जरूरी था कि उस सम्मान के पीछे जिनकी याद लुप्त हो गई है, वैसे भी जो स्वतंत्रता के सिपाही थे, उनकी भी याद को सम्मान नहीं करते हैं। ये जब हम करना शुरू करेंगे तब सही मायने में हम लायक बन जाएंगे और हमारी जिंदगी उनको श्रद्धांजलि हो जाएगी। इसके लिए आने वाले 25 सालों में हमें लड़ना होगा। जब खुद से लड़ना पड़ता है तब सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। दूसरों से लड़ना आसान होता है, लेकिन जब खुद से लड़ने का वक्त आता है वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा ये करते रहते हैं कि नहीं, मैं तो बस ठीक हूं, मुझे कोई और सुधरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हिम्मत हमें हमारे अंदर लानी पड़ेगी कि महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और ऐसे सब जो आदर्श हैं, उनके आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखें और फिर ये तय करें कि हमारी लायकात
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। आले चहू दिशा